आज इंडिया में हायरिंग मैनेजर इवन फ्रेशर से भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जनरेटिव एआई बेसिक्स तो आपको आनी चाहिए, चाहे आप डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो, चाहे आप डेवलपर प्रोफाइल पे जाना चाहते हो, चाहे आप डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हो। बट प्रॉब्लम ये है कि यूट्यूब पे जो जनरेटिव एआई सिखाया गया है वो काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल कंसेप्ट के साथ सिखाया गया है, जो कि बिगनर को समझ में नहीं आता, और अगर समझ में आ जाता है तो कॉन्फिडेंस नहीं मिलता कि उसको कैसे एक्सप्लेन करना है इंटरव्यूज़ में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे जनरेटिव एआई क्या है एग्जैक्टली, ट्रेडिशनल एआई से कैसे डिफरेंट है जनरेटिव एआई को। अब लोग बोलते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल, बट ये एक्चुअली में होता क्या है, टोकन्स, पैरामीटर्स, हेलुसिनेशन क्या होता है। तो अगर आपको कोडिंग नहीं आती, टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, करियर स्विच करना चाहते हो, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए लर्न करना है कि जनरेटिव एआई के बेसिक्स क्या होते हैं, तो ये वीडियो लास्ट तक देखेगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी अपने चैनल पे जिसमें मैंने डिफरेंस समझाया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और जनरेटिव एआई के बीच में, कि किस तरीके से फ्रॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एक ओरिजिनल कंसेप्ट था, उससे मशीन लर्निंग आया, देन डीप लर्निंग आया, देन जनरेटिव एआई आया। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे है तो ज़रूर से देख लीजिए कि बाद जनरेटिव एआई आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो पहले समझते हैं कि जनरेटिव एआई क्या होता है। चैट जीपीटी, जेमिनी, ये सब तो आप यूज़ कर ही रहे होंगे, बट ये एग्जैक्टली क्या करता है। जब भी आप कुछ लिखते हो तो ये आपको कंटेंट क्रिएट करके देता है, राइट। इसका यही काम है। जनरेटिव एआई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है दैट क्रिएट्स न्यू कंटेंट। ये जो कंटेंट है ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, या तो टेक्स्ट आप लिखवा लो, या तो इमेज क्रिएट करवा लो, वीडियो, या फिर आप कंप्यूटर साइंस के कोड भी लिखवा सकते हो अलग अलग लैंग्वेज के। तो ये जो डिफरेंट टाइप के जो कंटेंट है ये न्यू कंटेंट है जो जनरेट करता है जनरेटिव एआई। ओके, और ये कैसे जनरेट करता है, ये लर्न किया हुआ है बहुत ही मैसिव डेटा सेट पे। ये ऑलरेडी पैटर्न्स को लर्न किया हुआ है कि किस टाइप का अगर मुझे इनपुट मिलेगा तो मुझे क्या चीज़ जनरेट करके देनी है। ओके, हम अच्छी तरीके से समझेंगे एलएलएम में। तो आपको ये लग सकता है कि जो जनरेटिव एआई के मॉडल्स हैं वो थिंक भी कर सकते हैं ह्यूमंस की तरह, बट ऐसा नहीं है। उनको इतने सारे डेटा सेट पे लर्न करवाया गया है, उनको पैटर्न समझाया गया है कि वो न्यू कंटेंट जनरेट कर सकते हैं विदाउट एनी थिंकिंग, जस्ट प्रिडिक्टिंग द नेक्स्ट वर्ड और नेक्स्ट पिक्सल इफ इट इज क्रिएटिंग एन इमेज और वीडियो। यही है सिंपल सी डेफिनेशन जनरेटिव एआई की। अभी अगर हम डिफरेंस की बात करें, जो पहले ट्रेडिशनल एआई हुआ करता था, ओके, ट्रेडिशनल एआई वर्सेस जनरेटिव एआई। ट्रेडिशनल एआई जो था, जैसे मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग था, प्रिडिक्शन देता था, हेल्प करता था एनालाइजिंग में, एनालाइजिंग डेटा और डिसीजन मेकिंग में। तो ये काम था ट्रेडिशनल एआई का। बट जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स टास्क, कॉम्प्लेक्स यूज़ केसेस आने लग गए, वैसे वैसे जनरेटिव एआई जैसे मॉडल्स की ज़रूरत महसूस होने लगी। तभी बड़े बड़े टेक कंपनीज़ ने रिसर्च किया और ओपन एआई ने सबसे पहले अपना मॉडल दिया, जो कि था चैट जीपीटी करके, जिसमें हम कुछ भी इंफॉर्मेशन दें हमें उसका आंसर मिल जाता था। दैट मीन्स कि हम जनरेटिव एआई से कंटेंट क्रिएट करवा सकते हैं। ओके, जैसा मैंने बताया जनरेटिव एआई क्या होता है, जस्ट कंटेंट क्रिएट करता है। जनरेटिव एआई की हेल्प से हम प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं, डेटा भी एनालाइज कर सकते हैं और डिसीजन मेकिंग भी कर सकते हैं। और ये जो तीनों चीज़ें हैं, जनरेटिव एआई ये सारी चीज़ें किस फॉर्म में देता है, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल टेक्स्ट, और यू कैन से समरी इन प्लेन इंग्लिश। मतलब जैसे हमें एक सिंगल लाइन का प्रिडिक्शन मिल रहा है, जैसे कोई नंबर मिल रहा है या फिर कैटेगरी मिल रही है, डेटा थोड़ा बहुत एनालाइज कर पा रहे हैं मशीन लर्निंग से, पैटर्न्स फाइंड कर पा रहे हैं, डिसीजन मेकिंग कर पा रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें प्लस न्यू कंटेंट क्रिएशन हम जनरेटिव एआई की हेल्प से कर सकते हैं। हम इमेज देंगे हमें इमेज मिल जाएगी, हम वीडियो देंगे हमें दूसरी टाइप की कोई वीडियो क्रिएट होकर मिल जाएगी, हम टेक्स्ट देंगे हमें पूरी समरी या फिर आर्टिकल, ब्लॉग, ईमेल, कुछ भी हम जनरेट करवा सकते हैं जनरेटिव एआई से। ये तो हो गया ओवरऑल कि जनरेटिव एआई क्या होता है और किस तरीके से डिफरेंट है पुराने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम से। अब हम बात करते हैं कि इसके जो कोर कंसेप्ट हैं जो इसको जनरेटिव एआई बनाते हैं। सो कोर कंसेप्ट्स बिहाइंड जनरेटिव एआई को हम जेन एआई भी बोलते हैं। ओके, तो इसमें सबसे पहला आ जाता है एलएलएम्स। एलएलएम्स का मतलब हुआ लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल का मतलब क्या हुआ, कि जो मॉडल्स हैं ये टेक्स्ट डेटा पे ट्रेन हुए हैं और ये जो आउटपुट में देते हैं वो भी ह्यूमन लाइक लैंग्वेज में ही रहता है। ओके, टेक्स्ट डेटा ही रहता है। तो इसका जो इनपुट रहता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल का वो भी टेक्स्ट रहता है। ओके, इनपुट टेक्स्ट रहता है और इनका जो आउटपुट रहता है वो भी टेक्स्ट डेटा ही रहता है। इनपुट टेक्स्ट डेटा मतलब जिस पे ये लर्न हुआ है। और लार्ज क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे, हम लार्ज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये बिलियंस ऑफ डेटा पे ट्रेन हुआ है, बिलियंस ऑफ डेटा। और ये डेटा कहाँ से मिला है, इंटरनेट से मिला। इतने सारे ब्लॉग्स हैं, इतने सारे आर्टिकल्स हैं, वेब पेजेस हैं, गिटहब रिपोजिटरीज हैं, कोड है, इन सब को लार्ज लैंग्वेज मॉडल में डाल दिया गया, ट्रेन किया गया
और उसी के बेसिस पे अगर हम कुछ भी पूछें कि जैसे कि अगर मुझे पाइथन लैंग्वेज है उसका अगर मुझे कोई कोड पूछना है, ओके, कि जैसे तो फॉर एग्जांपल कि एक एलएलएम मॉडल को मैंने एक डेटा दिया सिंपल सा और टेक्स्ट में बोला कि ये मेरा डेटा है, पाइथन लैंग्वेज में मुझे एक कोड लिख के दो जिससे कि मैं एक लाइन चार्ट क्रिएट कर सकता हूँ, और वो मुझे आउटपुट में क्या देगा, एक कंप्लीट पाइथन कोड देगा। तो जो एलएलएम मॉडल है वो प्रिडिक्ट करता है, इट प्रिडिक्ट्स नेक्स्ट और टोकन कहते हैं, बट टोकन हम आगे समझेंगे कि क्या होता है। सो वर्ड और टोकन एक तरीके से सिमिलर ही होते हैं, ओके। इट प्रिडिक्ट्स द नेक्स्ट वर्ड। अभी ये जो ह्यूमन की जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है वो समझता है, उसके बेसिस पे जो भी उसने डेटा पे ट्रेन हुआ है उसके अकॉर्डिंग क्या मोस्ट प्रिडिक्टेबल नेक्स्ट वर्ड हो सकता है वो रिटर्न करता है, ओके। एग्जाम्पल अगर हम इसका देखें तो मैंने ऐसा कुछ लिख के दिया, मशीन लर्निंग इज अ फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल। अगर मैं ये सेंटेंस चैट जीपीटी को देती हूँ तो चैट जीपीटी के पीछे जीपीटी मॉडल वर्क कर रहा है, जीपीटी मॉडल वर्क कर रहा है, ये एलएलएम मॉडल है। अब ये जो मॉडल है ये काफ़ी सारे डेटा पे ट्रेन ऑलरेडी हो रखा है। ये सर्च करेगा कि आर्टिफिशियल के बाद सबसे बेस्ट वर्ड क्या हो सकता है जो यहाँ पे फिट हो जाए, ओके। बट आर्टिफिशियल कलर भी तो हो सकता है या फिर आर्टिफिशियल ट्री भी तो हो सकता है। कैसे इसको पता चलेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही होगा, ये चेक करेगा इसके और जो वर्ड्स हैं जैसे मशीन लर्निंग, फील्ड, ये क्या है, इसके सपोर्टिव वर्ड्स हैं, तो उनके बेसिस पे सबसे बेस्ट फिट वर्ड क्या हो सकता है, इंटेलिजेंस। इसी तरीके से ये नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करता जाता है। इंटेलिजेंस आ गया, अब इसके आगे ये अपना पूरा स्टोरी मशीन लर्निंग के बारे में या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कंटिन्यू कर देगा, और इसी तरीके से एलएलएम मॉडल वर्क करता है। अभी जैसा कि मैंने बताया कि और जो वर्ड्स इसमें हमने इनपुट दे रखे हैं, मशीन लर्निंग, फील्ड, ये सब क्या है, ये सब इसके सपोर्टिव वर्ड हैं जिसमें ये एक मैकेनिज्म यूज़ करता है जिसको हम कहते हैं अटेंशन मैकेनिज्म। और इसका जो आर्किटेक्चर है वो किसके ऊपर बना है, ट्रांसफॉर्मर के ऊपर। ये दोनों मेन कंसेप्ट हैं बिहाइंड द एलएलएम मॉडल आर्किटेक्चर, ओके। ट्रांसफॉर्मर एंड अटेंशन। अटेंशन बस इतना समझ लीजिए कि अटेंशन का मतलब क्या हुआ कि जो हमें सपोर्टिव वर्ड दिए हुए हैं इस वर्ड को कितना इंपॉर्टेंस देना है, ये आ जाता है आपका अटेंशन मैकेनिज्म। और ये जो अटेंशन मैकेनिज्म है ये यूज होता है ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर। एलएलएम मॉडल है वो काफी सारे ट्रांसफॉर्मर को यूज करके बना है। ट्रांसफॉर्मर के अंदर अटेंशन मैकेनिज्म होता है, तो ट्रांसफॉर्मर की ही हेल्प से एलएलएम मॉडल समझ पाता है रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड्स इन अ सेंटेंस। ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो अटेंशन मैकेनिज्म होता है ये इंपॉर्टेंस देता है, एक स्कोर देता है हर एक वर्ड को। इसका सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर रहता है, वही जो वर्ड रहता है वही रहता है नेक्स्ट प्रिडिक्टेड टोकन। अभी ट्रांसफॉर्मर के अंदर इनकोडर आ जाता है, देन डिकोडर होता है, फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क होता है। तो ये सब काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल कंसेप्ट है, तो हम इनमें नहीं जाएंगे, ओके। इतना ही समझना ज़रूरी है कि ट्रांसफॉर्मर और अटेंशन मैकेनिज्म इन दोनों का ही यूज़ करके एलएलएम मॉडल बना है, और किस पे ट्रेन हुआ है, बिलियंस ऑफ डेटा पे ट्रेन हुआ है। और सिंपली किस तरीके से वर्क करता है, जितना भी डेटा है हर एक वर्ड का रिलेशनशिप चेक करता है और बेस्ट नेक्स्ट वर्ड को प्रिडिक्ट करता है। नेक्स्ट है टोकन्स। अभी जो मॉडल है वो टेक्स्ट डेटा को डायरेक्टली प्रोसेस नहीं करता, वो पहले इसको तोड़ता है स्मॉलर पीसेस में जिसको हम कहते हैं टोकन्स, ओके। तो जो टेक्स्ट डेटा होता है, ओके, जो भी इनपुट रहता है उसको ये फर्स्टली कन्वर्ट करता है टोकन्स में। अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो फॉर एग्जांपल डीप लर्निंग यूजेस न्यूरल नेटवर्क, तो ये एक मैंने सेंटेंस लिया, इसको मैंने इनपुट दिया, तो टोकन या तो फुल वर्ड हो सकता है, सब वर्ड हो सकते हैं और कैरेक्टर हो सकता है, कैरेक्टर। तो यहाँ पे इस एग्जांपल में टोकन्स क्या क्या हो जाएगा, एक तो डीप हो जाएगा। अभी लर्निंग में अगर आप देखो तो लर्न इसका बेस वर्ड है, आईएनजी ऐसी चीज़ है जो किसी के साथ भी जुड़ सकती है, ओके। तो जैसे रीडिंग हो गया, प्लेइंग हो गया। यूजेस सेम, यूज एक बेस वर्ड है, एस किसी के साथ भी जुड़ सकता है। देन न्यूरल नेटवर्क, न्यूरल एक टोकन हो गया, नेटवर्क एक टोकन हो गया। तो इस तरीके से ये टोकन्स में स्प्लिट करता है जो भी ये इनपुट टेक्स्ट डेटा लेता है, और ये क्यों करता है, बिकॉज मॉडल कैन नॉट डायरेक्टली प्रोसेस वर्ड्स। एलएलएम मॉडल है वो नंबर समझता है, तो पहले तो वर्ड जब हम इनपुट देते हैं वो फर्स्टली कन्वर्ट होता है टोकन्स में, और हर एक टोकन एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट होता है जो कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होता है उस टोकन का। अगर मैं आर्किटेक्चर की बात करूँ अगेन, यहाँ पे हमारा इनपुट टेक्स्ट आया, अब ये गया मॉडल के पास, मॉडल ने इसको किस में कन्वर्ट किया, टोकन्स में कन्वर्ट किया, और इस प्रोसेस का नाम भी है जिसको हम कहते हैं
टोकनाइजेशन। अभी टोकन से क्या होगा, टोकन से एम्बेडिंग्स जनरेट होती है। एम्बेडिंग्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होती है। मॉडल का खुद का भी एम्बेडिंग टेक्निक होता है जो कि वो कन्वर्ट करता है। तो एम्बेडिंग टेक्निक में क्या होगा, कन्वर्ट टोकन्स इनटू वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या है, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच टोकन। अभी हमें तो समझ में आ रहा है डीप लर्निंग क्या होती है, बट मॉडल को डीप लर्निंग समझने के लिए कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। जैसे कि 0.1 ले लेते हैं, 0.002 और ऐसे 0.65। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन होती है हर एक टोकन की। एंड वर्ड्स हैविंग सिमिलर मीनिंग विल हैव द सिमिलर काइंड ऑफ टोकन। तो एम्बेडिंग्स जनरेट होने के बाद कहाँ पे जाता है, ट्रांसफॉर्मर लेयर्स में जाता है। ओके और ट्रांसफॉर्मर लेयर्स के बाद एक आउटपुट लेयर रहता है, आउटपुट लेयर। अब इन दोनों लेयर में अटेंशन मैकेनिज्म यूज होती है जहाँ पे वर्ड की इंपॉर्टेंस देखी जाती है, कौन सा बेस्ट रहेगा, और लास्ट में हमें प्रेडिक्शन में मिल जाता है नेक्स्ट। तो मेनली यही वर्क रहता है एक जनरेटिव एआई मॉडल का, इस तरीके से वर्क करता है। नेक्स्ट बात करते हैं पैरामीटर्स की। जैसे कि कभी आपने सुना भी होगा कि एलएलएम मॉडल है 8 बिलियन पैरामीटर या फिर 72 बिलियन पैरामीटर। ये पैरामीटर क्या है, पैरामीटर्स मॉडल के पैरामीटर्स आर नथिंग बट द इंटरनल न्यूमेरिकल सेटिंग्स। ऐसे तो थोड़ा टेक्निकल कंसेप्ट है पैरामीटर कि वो अपडेट होता है, जैसे जैसे मॉडल लर्न करता है वैसे वैसे मॉडल के कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो कि अपडेट होते हैं। ओके बट थोड़ा वो न्यूरल नेटवर्क का कंसेप्ट आ जाता है, तो वो उसमें मैं बहुत ज़्यादा डीप डाउन नहीं करना चाहती। एक तरीके से मान लीजिए मॉडल की कुछ सेटिंग होती है, इंटरनली कुछ न्यूमेरिकल सेटिंग होती है जो कि कीप्स ऑन अपडेट होती रहती है एज पर दियर लर्निंग, एज पर दियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैटर्न। अगर किसी मॉडल को हम वापस से नए डेटा पे ट्रेन करते हैं तो यही न्यूमेरिकल सेटिंग वापस से चेंज हो जाती है। तो जैसे जैसे लर्न करता जाएगा वैसे वैसे पैरामीटर चेंज होता जाता है। तो जो प्री ट्रेन्ड एलएलएम मॉडल होते हैं, प्री ट्रेन्ड एलएलएम मॉडल, उनका पैरामीटर ऑलरेडी सेट है, उनकी सेटिंग सेट है कि उन्होंने क्या लर्न किया। ओके तो ये जो सेटिंग सेट होती है ये ड्यूरिंग ट्रेनिंग ही होती है। ओके ड्यूरिंग और लर्निंग पैटर्न्स। इस तरीके से आप इनको रिलेशनशिप भी मान सकते हो। हम नॉन टेक्निकल वर्ड्स में बात करें तो रिलेशनशिप वर्ड्स कंसेप्ट, तो ये होता है पैरामीटर। अभी मॉडल में डिफरेंट लेयर होते हैं, डिफरेंट ट्रांसफॉर्मर के लेयर होते हैं। ट्रांसफॉर्मर में न्यूरल नेटवर्क्स के लेयर आ जाते हैं और हर एक न्यूरल नेटवर्क में न्यूरॉन आ जाता है और हर एक न्यूरॉन का एक पैरामीटर होता है। तो पैरामीटर के ही बेसिस पे जो मॉडल्स हैं, लैंग्वेज मॉडल्स, वो दो तरीके से डिवाइडेड हैं, SLM, LLM। ओके SLM का मतलब क्या हुआ, स्मॉल लैंग्वेज मॉडल, और LLM तो अभी हमने देख ही लिया, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। अभी किस बेसिस पे लार्ज है, किस बेसिस पे स्मॉल है, पैरामीटर्स के ही बेसिस पे। ये स्मॉल पैरामीटर्स पे ट्रेन है, सपोज मिलियंस ऑफ पैरामीटर्स। ओके और लार्ज लैंग्वेज मॉडल किस पे ट्रेन होते हैं, बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ पैरामीटर्स। अब तो ट्रिलियंस में भी आने लग गए हैं, बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ पैरामीटर। जितना ज़्यादा मॉडल का पैरामीटर होगा उतनी ज़्यादा उसकी अच्छी लर्निंग होगी, रीजनिंग होगी, और जितना कम पैरामीटर रहेगा उसकी एक्यूरेसी कम रहती है। सो जो SLM मॉडल्स होते हैं, लैंग्वेज मॉडल, वो लेस एक्यूरेट होते हैं, और वहीं LLM मॉडल जो होते हैं हाईली एक्यूरेट, बेटर रीजनिंग एंड कंटेंट जनरेशन। तो अभी पैरामीटर्स तो ज़्यादा हैं, अच्छी एक्यूरेसी है, बेटर रीजनिंग है, सब कुछ अच्छा है, बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, हाई कंप्यूटिंग कॉस्ट। अगर LLM मॉडल का यूज़ करके किसी भी कंपनी को अपना खुद का AI बनाना होता है, कुछ स्पेसिफिक बनाना होता है, स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवाने होते हैं, तो उनको उसके लिए हाई कंप्यूटिंग रिसोर्स चाहिए होता है, जिसके लिए काफ़ी अच्छे GPUs होने चाहिए। और यहाँ पे ये चीप होता है, मतलब इसको आप नॉर्मली डाउनलोड कर सकते हो, बहुत ही कम पैरामीटर होता है, इसका साइज़ भी बहुत कम होता है, जो कि मॉडल का साइज़ है वो भी बहुत कम होता है, और ये बिग मॉडल साइज में आ जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी SLM मॉडल की बात करूँ, GPT स्मॉल की बात करूँ, तो वो आपका 4 GB अप्रॉक्स का हो जाएगा। बट अगर मैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल की बात करूँ तो हो सकता है कि वो मोर देन 40-50 GB हो, इस तरीके का। तो इसके लिए कंप्यूटिंग रिसोर्स ज़्यादा चाहिए, मेमोरी ज़्यादा चाहिए, स्टोरेज ज़्यादा चाहिए, तब जाके आप उस LLM मॉडल को यूज़ कर पाओगे लोकली। थैंक्स टू गूगल ये सब हम ऑनलाइन कर सकते हैं, हमें उसके लिए कोई अच्छा सिस्टम खरीदने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट समझते हैं कि प्री ट्रेनिंग वर्सेस फाइन ट्यूनिंग क्या होती है। तो प्री ट्रेंड मॉडल, जैसा कि मैंने बताया ऑलरेडी, प्री ट्रेंड मॉडल क्या होता है, जो कि ऑलरेडी ट्रेंड है, मैसिव डेटा पे ऑलरेडी ट्रेंड है। तो प्री ट्रेनिंग का मतलब क्या हुआ, द फर्स्ट फेज ऑफ लर्निंग, फर्स्ट फेज ऑफ लर्निंग। और फाइन ट्यूनिंग का मतलब क्या हुआ, ट्रेनिंग अ प्री ट्रेंड मॉडल फॉर टास्क डेटा।
ओके तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम उसको और ज़्यादा फाइन ट्यून कर रहे हैं बेस्ड ऑन आवर यूज़ केस, बेस्ड ऑन आवर डेटा और जो भी हमारा टास्क है। ओके जैसे कि अगर हम जीपीटी मॉडल की बात करें, चैट जीपीटी का जो मॉडल है जीपीटी, वो ऑलरेडी ट्रेन है, पूरे इंटरनेट के डेटा पे ऑलरेडी ट्रेन है। बट अगर मैं उसको अपनी कंपनी में किसी चीज़ के लिए यूज़ करना चाहती हूँ, फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी की पॉलिसी है, बहुत सारी पॉलिसी है, उस पॉलिसी के बेसिस पे मैं चाहती हूँ कि जो मेरा जीपीटी मॉडल है वो मुझे आंसर दे। मतलब जनरल तो डेटा पे वो ऑलरेडी ट्रेन है, बट उसे कैसे पता है कि मेरी कंपनी की पॉलिसी क्या है? क्यों नहीं पता है? क्योंकि वो उस पर ट्रेन नहीं हुआ है। तो मैं जीपीटी मॉडल को लूँगी, जीपीटी मॉडल, अभी इसमें मैं क्या इनपुट करूँगी? कंपनी की पॉलिसी। ओके कंपनी की पॉलिसी पीडीएफ्स में हो सकती है, वैसे इसमें तो रैग एजेंट भी यूज़ होता है। अगर रैग एजेंट सिर्फ हमें पॉलिसी की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम रैग एजेंट भी यूज़ कर सकते हैं, मैं उस पर भी आऊँगी कि रैग एजेंट क्या होता है। बट तो कंपनी पॉलिसी मैंने जीपीटी मॉडल को दी, ये जीपीटी मॉडल है यहाँ पे फाइन ट्यूनिंग में परफॉर्म कर रही हूँ। फाइन ट्यूनिंग मतलब कि मैं उसको कंपनी की पॉलिसी भी लर्न करवा रही हूँ अदर डेटा के साथ। अब वो मेरी कंपनी की पॉलिसी भी जानता है और अब ये बन चुका है फाइन ट्यून्ड जीपीटी मॉडल। और जब मैंने इसको फाइन ट्यून किया तो इसके कुछ पैरामीटर्स थे जो कि चेंज हो गए। ओके पैरामीटर्स चेंज, ये होता है डिफरेंस बिटवीन अ प्री ट्रेन्ड एंड अ फाइन ट्यून्ड मॉडल। तो अगर मैं रैग की बात करूं तो रैग का फुल फॉर्म होता है रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। जैसे कोई डेटा है, अगर आपको मॉडल को लर्न नहीं करवाना है, क्योंकि फाइन ट्यूनिंग में आपका रिसोर्स बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो अगर आपके पास रिसोर्स की लिमिटेशन है तो एक रैग करके कंसेप्ट होता है जो कि आप यूज़ कर सकते हो विथ योर एलएलएम मॉडल। इसमें क्या होता है, यूज़र प्रॉम्प्ट के बेसिस पे ये रिट्रीव करता है एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन। एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन क्यों कहा? क्योंकि जो कि प्री ट्रेन मॉडल है एलएलएम मॉडल, उसके पास ऑलरेडी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बट कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं है जो कि मेरी कंपनी से रिलेटेड है या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड है। ओके तो वो जो एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है उससे हम एक एलएलएम मॉडल को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो सिस्टम हम बना रहे हैं इसको कहते हैं हम रैग, बिफोर जनरेटिंग एन आंसर। तो रैग क्या करता है, दो सिस्टम को कंबाइन करता है, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल एंड लैंग्वेज जनरेशन। ओके सिंपल एग्जांपल से समझें, ओपन बुक एग्जाम आपने दिया होगा। ओपन बुक एग्जाम में क्या होता है कि आपको क्वेश्चन मिलता है, आप या तो अपनी मेमोरी में सर्च करते हो कि हाँ मतलब मैंने ये ऑलरेडी पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा है, तो आप डायरेक्ट आपके सामने बुक रहती है, आप जल्दी जल्दी उसमें से खोज लेते हो कि हाँ ठीक है ये आंसर है और फटाक से लिख देते हो। तो यही मेन कंसेप्ट होता है रैग का। रैग के पास भी एक नॉलेज बेस होते हैं, ओके वेब पेजेस हो सकते हैं, ब्लॉग्स हो सकता है, या फिर आपका डेटाबेस हो गया, नॉलेज आर्टिकल्स हो गए, नॉलेज आर्टिकल्स मतलब कोई भी टाइप का डेटा हो सकता है, बुक्स हो गई। तो ये होता है नॉलेज बेस रैग के पास। तो जैसे ही कोई यूज़र प्रॉम्प्ट आता है, ओके यूज़र प्रॉम्प्ट या फिर क्वेरी कह लीजिए, यूज़र प्रॉम्प्ट, जैसे ही ये एलएलएम मॉडल के पास आता है, एलएलएम मॉडल इट इज़ कनेक्टेड विथ अ रैग, ये इसके पास जब आता है तो मेमोरी में सर्च करेगा। अगर इसको मेमोरी में से ही आंसर मिल जाता है तो एलएलएम मॉडल के पास जाएगा और फिर ये जनरेट करके यूज़र को वापस से इनपुट दे देगा। अगर इनकेस नहीं मिलता है तो ये नॉलेज बेस के पास जाएगा और देखेगा क्या मेरे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है जो कि यूज़र पूछ रहा है, जो मेरी मेमोरी में नहीं है बट नॉलेज बेस में है। नॉलेज बेस में से सर्च करेगा, रेलिवेंट जो भी उसको इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो वापस से एलएलएम के पास जाएगी एंड देन उसको वो समराइज करके, जनरलाइज करके, थोड़ा सा टेक्स्ट में कन्वर्ट करके वो यूज़र को प्रोवाइड कर देगा। ये होता है मेन काम रैग का। तो अगर मैं नॉलेज बेस की बात करूँ तो ये नॉलेज बेस जो होता है ये एक तरीके का वेक्टर डेटाबेस होता है, वेक्टर डेटाबेस, जिसमें ये सारे जो डेटा हैं पीडीएस या फिर डीबी हो गई, नॉलेज आर्टिकल्स हो गया, ये सब टेक्स्ट में, अगर इसका टेक्स्ट डेटा है तो ये सब वेक्टर्स में कन्वर्ट होते हैं और वेक्टर डीबी में स्टोर हो जाते हैं। इसी वेक्टर डीबी में जो अपना रैग है, रैग आता है, देखता है कि रेलिवेंट चंक्स फाइंड करता है। फॉर एग्जाम्पल टॉप 5 या टॉप 6 रिजल्ट ऐसा कुछ फाइंड किया कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं यूज़र को, तो वो रेलिवेंट चंक्स एलएलएम मॉडल के पास जाती है। एलएलएम मॉडल उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है, एक समरी में कन्वर्ट कर देता है, ओके और फिर यूज़र को प्रोवाइड कर देता है कि दीज आर योर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। तो हम प्रॉम्प्ट की बात कर रहे हैं। प्रॉम्प्ट क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि हम देते हैं एआई को। ओके दीज आर नथिंग बट द इंस्ट्रक्शन। और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज स्किल ऑफ राइटिंग इफेक्टिव प्रॉम्प्ट्स फॉर एआई।
अब एआई ह्यूमन तो है नहीं, एआई को कंटेक्स्ट देना पड़ता है, इनपुट देना पड़ता है, बताना पड़ता है कि हमें आउटपुट किस टाइप का चाहिए। तो ये सब इन्फॉर्मेशन को जब हम इंस्ट्रक्शन में डालते हैं तो उस स्किल को हम कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। क्योंकि कोई पर्सन है जिसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं आती, वो वेग सा प्रॉम्प्ट दे देगा, लाइक राइट मी अ आर्टिकल ऑन मशीन लर्निंग। बट अगर हम वही प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का यूज़ करें तो मैं ये कह सकती हूँ, राइट मी अ आर्टिकल ऑन मशीन लर्निंग फॉर अ कंप्लीट बिगनर्स। यहाँ पे मैं अपने टारगेट ऑडियंस के भी बारे में बता रही हूँ, 400 to 500 वर्ड्स इन सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज। तो मैंने यहाँ पे आउटपुट का भी यूज़ किया, प्लस उसके अंदर मुझे क्या क्या चाहिए वो भी मैं इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ। तो इंक्लूड मशीन लर्निंग एग्जाम्पल, मशीन लर्निंग पाइपलाइन एंड टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। ये क्या दे रही हूँ, मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि मुझे आउटपुट कैसा चाहिए। और एक सिंपल सा जो प्रॉम्प्ट था, राइट मी एन आर्टिकल ऑन मशीन लर्निंग, इससे एआई का जो मन करेगा वो दे देगा। बट एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए एआई से, वो आपको प्रॉम्प्ट में बताना पड़ेगा, कंप्लीट इंस्ट्रक्शन अच्छे से प्रोवाइड करनी पड़ेगी, अभी आपको राइट आउटपुट मिलता है। मैंने ऑलरेडी 45 मिनट का क्रैश कोर्स बना रखा है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में, क्या क्या टेक्निक्स होते हैं, किस तरीके से आप करेक्ट वे में प्रॉम्प्ट लिख सकते हो, सब कुछ मैंने बता रखा है। वो वीडियो देख लीजिएगा, बहुत ही छोटा सा वीडियो है। ये सब लोग डेली यूज कर ही रहे हैं एआई, तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज करेगा, प्लस आपको अच्छी तरीके से बता देगा एआई टूल्स को कैसे यूज करना है। सारी बात कर ली है, प्रॉम्प्ट क्या होता है, टोकन क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है, फाइन ट्यूनिंग, प्री ट्रेनिंग क्या होती है, सब कंप्लीट हो चुका। अब एआई जरूरी तो नहीं है हमेशा सही ही आंसर देगा, राइट। यहाँ पे कंसेप्ट आ जाता है हेलुसिनेशन का। आपने भी कभी फील किया होगा कि आप मांग कुछ रहे हो एआई से और आउटपुट में आपको कुछ और ही दे रहा है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होती है हेलुसिनेशन की। सो व्हेन जनरेट्स कॉन्फिडेंट बट इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। एआई के अकॉर्डिंग तो सही है, जैसे कि अगर आप कोड भी लिखवाओ तो वो बोलेगा कि हाँ ये कोड सही है, इसको यूज करो, आपका चल जाएगा। बट जब आप उसको रन करते हो तो पता चलता है कि या तो जो लाइक मॉड्यूल आप यूज कर रहे हो वो आउटडेटेड है, वो प्रेजेंट ही नहीं है, कुछ भी बना के दे दिया, या फिर बहुत सारे बग्स आ गए आपको उस कोड में। ये क्या प्रॉब्लम है, हेलुसिनेशन की ही प्रॉब्लम है, क्योंकि कॉन्फिडेंट है कि हाँ रन कर जाएगा, बट एक्चुअली में वो इनकरेक्ट रिस्पॉन्स है। तो वहीं पे टर्म आ जाता है हेलुसिनेशन की, एआई हेलुसिनेट कर गया। तो इसके रीजंस क्या हो सकते हैं, कंटेक्स्ट विंडो फुल हो गई, एम्बिगुअस प्रॉम्प्ट, मतलब आपने प्रॉम्प्ट में कुछ भी इंफॉर्मेशन दी नहीं और आपको इनकरेक्ट रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। अगर आप उसको सही से इंस्ट्रक्शन दोगे तो क्या पता आपको सही रिजल्ट मिल जाए। लैक ऑफ अपडेटेड नॉलेज, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल दिया था मॉड्यूल का, पाइथन में कोई मॉड्यूल है ही नहीं और वो बता रहा है कि है, दैट मीन्स उसके पास अपडेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो लैक ऑफ अपडेटेड नॉलेज, या ये कुछ रीजन होते हैं जिसकी वजह से एआई हेलुसिनेट कर जाता है। ये तो रहे जितने भी कंसेप्ट्स थे जनरेटिव एआई के क्या होते हैं, सब मैंने बहुत ही ईजी वे में समझा दिया है आपको। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको सारी चीज़ें जनरेटिव एआई से रिलेटेड समझ में आ गई होंगी। और अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक आपको समझना था बट मैंने वो मिस कर दिया है तो ज़रूर से कमेंट में लिख दीजिएगा। अगर ज़्यादा टॉपिक्स रहेंगे तो मैं इस पे पार्ट 2 भी लेके आऊँगी, जिसमें हम फिर से ईजी वे में समझेंगे जनरेटिव एआई के कोर कंसेप्ट्स के बारे में। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।